स्टार्ट कर दो। साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, यह है हमारा एक टेस्ट पेपर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए है। इसमें 25 क्वेश्चन है और 25 क्वेश्चन के आपको जवाब देने हैं। ये 7वां हमारा प्रैक्टिस सेट है। ये हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो भैया आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ साथ अपने सवालों के जवाब देने हैं और फिर आपको लास्ट में ये काउंटिंग करने के बाद ये बताना है एक कमेंट करके कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो चलते हैं बिना देर किए अपने पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर पहले में लिखा हुआ है बीजी खरे, फिर लिखा हुआ है राजा लक्ष्मण सिंह, सी में है प्रताप नारायण मिश्र और डी में लिखा हुआ है इंसा अल्लाह खां। तो कह रहे हैं कि जो राजभाषा आयोग बना था पहला वाला, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। आपके सामने 4 विकल्प मौजूद हैं। जो भी आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो अपना सही जवाब अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं, अपनी OMR में नोट कर सकते हैं। जो भी आपका जवाब है आपको मिलते हैं 5 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है या ऑप्शन नंबर डी सही है। तो उम्मीद है बेटा आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है बीजी खैर, खरे नहीं है, बीजी खैर। बीजी खैर को बनाया गया था प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष। याद रखना कि हिंदी में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन जो हुआ था, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था बेटा 1955 में। 1955 में पहला राजभाषा आयोग बना था और पहले राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे बीजी खैर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं सवाल नंबर दूसरे की तरफ। और ये कह रहे हैं कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। कह रहे हैं कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। ज्योतिषना 4 विकल्प आपके सामने हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जो भी आंसर सही है वो आप लगाइए और आपको अब समय मिलता है 5 सेकंड का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है या ऑप्शन नंबर डी सही है। तो बेटा इसमें आप लोगों ने अपना आंसर लगाया होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखो ज्योतिषना में क्या होता है, आधा तय और आधा सह। तय और शय ये दोनों आधे आधे आते हैं। ठीक है, और ज्योतिषना जो है वो पर्यायवाची है किसका, चांदनी का। क्या है ये, किसका पर्यायवाची बेटा, चांदनी का। तो चांदनी का पर्यायवाची कल मैंने बताए थे, तो ये चांदनी का पर्यायवाची है ज्योतिषना। ठीक है, चलते हैं बेटा सवाल नंबर तीसरे की तरफ। सवाल नंबर तीसरे में कह रहे हैं कि निराशा शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद बताइए। कह रहे हैं निराशा शब्द में शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा सही है। ऑप्शन पहला निर विसर्ग प्लस आशा, बी में है नी प्लस आशा, सी में है निर प्लस आशा, डी में निरा प्लस आशा। 4 ऑप्शन हैं और आपको सही जवाब बताना है और आपको मिलते हैं 5 सेकंड। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी सही है। जो भी सही है वो आप बताएं। उम्मीद है आपने अपना आंसर लगाया होगा। निराशा को हम लिखते हैं नी प्लस आशा, नी प्लस आशा करके लिखते हैं निराशा। और इसमें संधि पूछता है कभी, तो बेटा इसके अंदर संधि जो आती है वो संधि होती है विसर्ग। कौन सी संधि आती है, विसर्ग संधि। कौन सी है, विसर्ग संधि। चलिए भैया चलते हैं सवाल नंबर चौथे की तरफ।
सवाल नंबर 4 में लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। कह रहे हैं इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है ये बताना है। आज, आँख, अग्र, आग, ये 4 हैं, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है ये बताना है आपको। ठीक है, मैंने बताया था कि ज़्यादातर आधा रे या आधा वर्ण इस्तेमाल होता है तत्सम में, तो आपने अपना आंसर लगा लिया होगा बेटा। तो इसमें तत्सम शब्द आता है अग्र, तो ये है तत्सम और ये है तद्भव। जैसे एक शब्द आया है आज, आज शब्द अगर तद्भव है तो इसका तत्सम बनेगा आद्य। आँख शब्द क्या है, तत्सम है, तो इसका आँख शब्द तद्भव है तो इसका तत्सम बनेगा बेटा अक्षी। अग्र शब्द जो है वो तत्सम है तो इसका बनेगा बेटा, इसका बनेगा आगे। आग शब्द जो है वो तद्भव है बेटा, तो इसका तत्सम बनेगा अग्नि। ठीक है, क्या बनेगा, अग्नि। ऐसी देखो अटारी शब्द जो है वो तद्भव होता है तो उसका बनता अट्टालिका। अटारी को क्या कहते हैं, अट्टालिका। तो ये 5 अपनी डायरी में आप तत्सम तद्भव भी नोट कर लें और ये आपको काम देंगे। 5 तत्सम तद्भव आपको काम देंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए बेटा चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कह रहे हैं कौन सा वाक्य है जिसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ये आपको बताना है। पहला वाक्य लिखा गया है हम खुद ही इधर आ गए, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, तुम कॉलेज कब जाओगे, मेरा जो भाई तुम्हें मिला था वह आगे जा रहा है। ठीक है, तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताना है। 4 विकल्प हैं आपके सामने, तो जो भी आपका जवाब सही हो उसको आप लगाइए। आपको समय मिलता है 5 सेकंड का, ज़्यादा आपको समय नहीं मिलेगा, 5 सेकंड का। देखते हैं कितने बच्चे क्यों इसका आंसर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो आपने बेटा अपना आंसर लगाया होगा और इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। कह रहे हैं कि हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, किसी को। अब किसको कुछ नहीं कह सकते, देखो एक तो ये है किसी को नहीं कह सकते और कुछ नहीं कह सकते, तो क्या नहीं कह सकते, किसको नहीं कह सकते, ये पता नहीं है आपको। ठीक है, हम खुद ही इधर आ गए, ये जो हम शब्द है हम खुद ही इधर आ गए। ठीक है, ये हम अपने लिए आया है, तो हम खुद, हम स्वयं, ये निजवाचक सर्वनाम है। ये निजवाचक सर्वनाम है, याद रखें, ये उत्तम पुरुष नहीं है, है ना। तुम कॉलेज कब जाओगे, तो ये जो शब्द है ना तुम, कॉलेज कब जाओगे, तो तुम क्या है, ये हाँ मध्यम पुरुष की बात है। मेरा जो भाई तुम्हें मिला था वह आगे जा रहा है, तो मेरा जो भाई, तो मेरा है ना, तो मैं, मेरा, मुझको, मुझसे, ये जो आते हैं ये सब के सब किस में आते हैं, उत्तम पुरुष में आते हैं। ठीक है, वह आगे जा रहा है, वह कौन है, वह अन्य पुरुष है। ठीक है, चलिए कह रहे हैं हिंदी भाषा में कितने कारक हैं। ऑप्शन 8, ऑप्शन 10, ऑप्शन 6, ऑप्शन 7, ऑप्शन 9। 4 विकल्प हैं। हिंदी में कारकों की संख्या बतानी है। ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है या ऑप्शन डी ठीक है। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन ठीक है आप उसका जवाब बता सकते हैं। तो हिंदी में कारकों की संख्या कितनी आती बेटा, तो वो होती है 8। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। हिंदी में 8 कारक कौन कौन से होते हैं। एक को कहते हैं कर्ता कारक, दूसरे को कहते हैं कर्म कारक, तीसरे को कहते हैं करण कारक, चौथे को कहते हैं संप्रदान कारक, ठीक है बेटा, 4 तो ये हो गए।
पांचवें को कहते हैं अपादान कारक। बेटा छठे को कहते हैं संबंध कारक। बेटा सातवें को कहते हैं अधिकरण कारक। और बेटा पढ़ा होगा आपने, आठवें को कहते हैं संबोधन कारक। संबोधन कारक। तो इस तरह से 4 और 4 8 हमारी हिंदी वर्णमाला के अंदर कारकों की संख्या कितनी बताई जाती है बेटा? 8 कारक हैं। ठीक है, 4 और 4 मिला के कितने हो गए? 8। ठीक, चलिए बेटा चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पत्नी का, इनमें पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है? दारा, विनायकी, प्रभा या सौदामिनी। आपको ये बताना है कि इनमें कौन सा पत्नी शब्द का पर्यायवाची है, ये आपको बताना है। पत्नी शब्द के क्या क्या पर्यायवाची हैं ये आपको बताना है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। तो देखो, पत्नी शब्द का पर्यायवाची कौन सा इसमें करेक्ट है, आपने अपना आंसर लगा लिया होगा बेटा। तो इसका सही आंसर है दारा। क्या है? दारा। मैं 2-3 बातें और बता दूं जो आपको याद रखनी है। पत्नी शब्द के पर्यायवाची, सब रटने की ज़रूरत नहीं है, 2-4 ही पढ़ लो। पत्नी शब्द के पर्यायवाची, एक तो पत्नी शब्द को कहते हैं दारा। ये दारा याद रखना, ये पत्नी शब्द का पर्यायवाची है दारा। एक पत्नी शब्द का पर्यायवाची होता है रमणी। रमणी। एक होता है बनीता। बनीता पेपर में बहुत आता, बनीता पेपर में बहुत आता कि बनीता किसका पर्यायवाची है, तो पत्नी का। एक होता है बामा। पत्नी का एक पर्यायवाची होता है बेटा वामा। ये इम्पोर्टेंट है, बामा कहते हैं। ठीक है, बामा कहते हैं। और एक और याद रखना पत्नी शब्द का, वो है भार्या। वो क्या बेटा? भार्या। और भी पर्यायवाची बहुत सारे मिलेंगे आपको बुक्स वगैरह में, तो मैं आपको बता दूं कि बुक्स वगैरह में खूब सारे होंगे, लेकिन वो सब आपको काम के नहीं हैं, नहीं आते, या यूं कहें कि वो आ भी जाते हैं तो आप उनको बना सकते हैं। ठीक है, ये 5 इम्पोर्टेंट हैं। इनमें भी दारा, बनीता और भार्या, ये बहुत अच्छे वर्ड हैं। तो दारा, रमणी, बनीता, बामा और भार्या, ये किसके पर्यायवाची बेटा? तो ये पत्नी शब्द के पर्यायवाची हैं। नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये। ठीक है, डायरी में नोट कर लो अपनी। ठीक, चलिए बेटा अगले सवाल की हम बात करेंगे। कह रहे हैं व्यास का विलोम शब्द है, तो व्यास शब्द का कौन सा विलोम शब्द होगा ये आपको बताना है। ठीक, व्यास का संक्षेप, समास, लघुत और उसका हो जाएगा संश्लेषण। तो 4 विकल्प हैं, जो भी बेटा आपको सही लगता हो, ऑप्शन ए सही है कि ऑप्शन बी सही है या ऑप्शन सी सही है या ऑप्शन डी सही है, वो आप लगा सकते हैं। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। ठीक है, तो उम्मीद है बेटा कि आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो देखिए, व्यास का जो उल्टा होता है वो होता है समास, ऑप्शन नंबर बी। जैसे कि ये संक्षेप है, तो संक्षेप का विलोम क्या होता है बेटा? विस्तार। लोग नहीं कहते संक्षेप में सुना दो, हम कहते हैं नाना जी हम तो विस्तार में बताएंगे। तो समास का उल्टा क्या होता है बेटा? व्यास। ठीक है, ये अगर लघुत की बात करें तो बृहत। संश्लेषण का होता है विश्लेषण। संश्लेषण का क्या होता है बेटा? विश्लेषण। और एक मैं अपनी तरफ से लिखवा रही हूँ, 5 कर लो, 5 के आ जाएंगे। एक शब्द होता है ईप्सा। ईप्सा शब्द का विलोम शब्द होता है अनीप्सा। अनीप्सा ऐसे लिखा जाता है, अनीप्सा ऐसे लिखा जाता है। ईप्सा का मतलब होता है इच्छा, और अनीप्सा का मतलब होता है जब किसी चीज़ की आपकी इच्छा ना हो। ठीक है, जब किसी चीज़ की आपकी इच्छा ना हो। ठीक, चलिए उसके बाद में चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो सवाल नंबर है हमारा 9। कह रहे हैं सकल
और बड़े स से बनने वाला सकल का अर्थ होता है। कह रहे हैं कला और कृति, बी में सन और संबद्ध, सी में संपूर्ण और अंश, डी में कह रहे हैं सबल और निर्बल। 4 विकल्प हैं, जो भी आपको सही लगता हो वो आप लगा सकते हैं, वो आप लगा सकते हैं। 4 विकल्प आपके सामने मौजूद हैं, ठीक है। तो क्या ऑप्शन ए ठीक है, या ऑप्शन बी ठीक है, या ऑप्शन सी ठीक है, या डी ठीक है? जो भी आपको लगता हो वो आप अपना आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो सही जवाब क्या आप लोग लगा रहे हैं? तो आपने अपना आंसर लगाया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये जो सकल है ये वाला, ये सकल होता कुल के लिए। कुल मतलब टोटल, मतलब संपूर्ण, तो ये संपूर्ण है। और ये जो सकल है ये वाला शकल, शकल क्या होता है? ये होता अंश। और ये जो शकल होता शकल है ना, लोग नहीं कहते मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइए, तो शकल का मतलब ये होता है चेहरा या सूरत। वो शक्ल होता है चेहरा या सूरत। हाँ, सूरत, ये सूरत सिटी नहीं है, सूरत फेस की बात चल रही भाई, ठीक है। सूरत फेस की बात है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं अब हम। और क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ इस तरीके की बातें थीं। कह रहे हैं हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाले हथियार क्या कहलाते हैं? जो हथियार हाथ में लेकर चलाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अस्त्र, बी में लिखा हुआ है शस्त्र, सी में तलवार, और डी में है सब। ये सब है, ठीक है। 4 विकल्प आपके सामने मौजूद हैं, ठीक है। तो जो भी आपको सही लगता है आप अपने जवाब लिख सकते हैं। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है, या बेटा ऑप्शन डी सही है, ठीक है। तो बेटा सवाल नंबर 10 में क्या कह रहे हैं, देखो कि हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाले हथियार क्या कहलाते हैं? अस्त्र कहलाते हैं, शस्त्र कहलाते हैं, तलवार कहलाते हैं, या ये सभी कहलाते हैं? तो जो भी आपका विकल्प सही हो आप लगा सकते हैं अपना आंसर। आपको मिलते हैं 5 सेकंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो याद रखना है इसका जो सही जवाब है बेटा वो होगा शस्त्र। शस्त्र एक हथियार है और वो हाथ में लेकर चलाए जाते हैं। हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाले हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाले हथियार, हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाले हथियार क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं बेटा शस्त्र। अस्त्र क्या होते हैं भैया? तो फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार। जो हथियार फेंक कर चलाए जाते हैं उन्हें अस्त्र कहते हैं, और जो हाथ में लेकर चलाए जाते हैं उन्हें शस्त्र कहते हैं बेटा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पार्ट की तरफ, और वो है क्वेश्चन नंबर 11। कह रहे हैं इनमें मूक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो कौन सा शब्द ऐसा है जो मूक का अनेकार्थी नहीं है? ठीक है, मूक का अनेकार्थी नहीं है, कौन सा? ऑप्शन कह रहे हैं गूंगा, चुप, शांत या विवश। ठीक है, जो मूक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन गूंगा, ऑप्शन चुप, ऑप्शन शांत, ऑप्शन विवश। जो भी विकल्प आपके हैं 4, उनमें से आप लगा सकते हैं, और आपको जो है समय मिलता है 5 सेकंड का। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो बेटा इसमें जो सही ऑप्शन है जो अनेकार्थी नहीं है मूक का, वो होगा विवश। ऑप्शन कौन सा लगाएंगे बेटा? तो ऑप्शन हम लोग लगाएंगे ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे? बी, सॉरी डी। कौन सा लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, विवश। ये सब जो है ये मूक के अनेकार्थी हैं। तो मूक माने गूंगा होता है, मूक माने चुप भी होता है, मूक माने शांत भी होता है।
मूक का अर्थ जो है अवाक भी होता है। ए माने नहीं, वाक मतलब बोलना, जो बोल नहीं सकता वो मूक है, ठीक है, वो मूक है। मूक का विलोम होता है वाचाल, ठीक है। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बार है, कह रहे हैं उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। 4 विकल्प हैं और आपको ये बताना है कि कौन सा विकल्प ऐसा है, कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग नहीं है, खुशी, सुखी, आरूढ़, उपकरण या निर्विरोध, ठीक है। 4 विकल्प हैं, जल्दी से अपना आंसर लगा दीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो उपसर्ग रहित शब्द कौन सा बेटा, तो वो है सुखी। इसमें उपसर्ग नहीं है, इसमें प्रत्यय है, सुख प्लस ई, सुखी, सुख ई, सुख ई, ठीक है। तो ई प्रत्यय उपसर्ग रहित है, उपसर्ग नहीं है इसमें। आरूढ़ में उपसर्ग है, देखिए आ प्लस रूढ़, तो ये जो आ शब्द है उपसर्ग है। उपकरण में उप प्लस करण, ये उपसर्ग बन गया। निर्विरोध में निर प्लस विरोध, तो ये इसमें क्या दिखाई देता हमें, उपसर्ग है। उपसर्ग हैं तीनों में, तो उपसर्ग किस में नहीं है, ए वाले पार्ट में है ना, सुखी में। सुखी में उपसर्ग नहीं है, सुखी में प्रत्यय है, लेकिन वो उपसर्ग रहित पूछ रिया है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए लगेगा, ठीक। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 13वें सवाल में कह रहे हैं कि अव्ययभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। कह रहे हैं यथाशक्ति एक शब्द है, उसका सही विग्रह करना है आपको, वो अव्ययभाव समास में है। जैसी शक्ति, जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा जो शक्ति, 4 विकल्प हैं। आप अपना ऑप्शन लगा सकते हैं 5 सेकंड में। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या बेटा ऑप्शन नंबर डी, जो भी ठीक है वो अपना आप आंसर लगा सकते हैं बेटा। तो उम्मीद है कि आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शक्ति के अनुसार, और इसको कहते हैं यथा शक्ति। यथा शक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार, और ये जो यथा शक्ति है शक्ति के अनुसार, इसमें समास होता है अव्ययी भाव। कौन सा होता है, अव्ययी भाव समास। कौन सा होता है बेटा, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास। तो इसमें कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मिंकू खेल रहा है, यह किस तरह का वाक्य है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। मिंकू खेल रहा है, इसमें कौन सा वाक्य है। आपके सामने 4 विकल्प हैं, आपको मिलते हैं 5 सेकंड। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। लगाइए अपना आंसर बेटा। तो उम्मीद है बेटा आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। मैं बताऊं, देखिए इसमें कोई भी कंजक्शन नहीं है। मिंकू क्या है, तो मिंकू ये उद्देश्य है। देखिए मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं, सरल वाक्य में सरल वाक्य कौन से होते हैं। देखिए सरल वाक्य की पहचान क्या है, तो सरल वाक्य वो वाक्य होते हैं जिनमें, इनमें क्या होता है, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक उद्देश्य, एक या एक से अधिक उद्देश्य, व केवल एक प्रेडिकेट होता है, केवल एक विधेय होता है, विधेय। ऐसे वाक्य जिसके अंदर सब्जेक्ट एक से ज़्यादा हो लेकिन प्रेडिकेट केवल एक हो, उसे क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। कोई कंजक्शन नहीं आता इनमें, ठीक है। तो देखो आंसर तो इसका सरल वाक्य है, ठीक। अब देखो मिंकू खेल रहा है, अब बताओ किसके बारे में बताया, इस वाक्य में किसकी बात चल रही है। मिंकू खेल रहा है, कौन खेल रहा है, तो मिंकू। तो मिंकू कौन है, तो मिंकू कौन है, मिंकू जो है वो उद्देश्य है। क्या है, उद्देश्य है, अंग्रेजी में कहते हैं सब्जेक्ट, ठीक है।
अच्छा, मिंकू खेल रहा है, मिंकू के बारे में क्या बताया गया है? मिंकू के बारे में बताया गया है कि वो खेल रहा है। ये वाला जो क्रिया वाला इतना हिस्सा है इसको कहते हैं विधेय। क्या कहते हैं? विधेय। तो देखो इसमें उद्देश्य कितने हैं? एक। विधेय कितने हैं? एक। जब क्रिया एक हो और सब्जेक्ट भी एक हो तो वाक्य सरल होता है। अगर सब्जेक्ट दो भी हो जाएं, जैसे राम और श्याम खेल रहे हैं, तो खेलने की बात दो आदमियों की चल रही है, राम और श्याम की, तो ऐसे में सब्जेक्ट मतलब उद्देश्य दो हो गए और काम तो एक ही हो रहा है ना खेलने का, तो प्रेडिकेट एक है, विधेय एक है, इसलिए वो वाक्य कौन सा बन जाएगा बेटा? सरल वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए चलते हैं बेटा आगे। कह रहे हैं सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। मैंने गुरुजी का दर्शन किया, मैंने गुरुजी को दर्शन किया, मैंने गुरुजी को दर्शन किए, मैंने गुरुजी के दर्शन किए। चार विकल्प हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जो भी आपको सही लगता है वो अपना आंसर लगा दीजिए। ठीक है, लगा दिया होगा। ये तो बहुत हल्का सवाल है। तो बेटा इसका जो सही जवाब है, इसका जो सही जवाब है वो है बेटा मैंने गुरुजी के दर्शन किए। एक्चुअल में क्या है, ये जो दर्शन शब्द है, ठीक है, होता एक है लेकिन ये बहुवचन माना जाता। दर्शन क्या होता है? बहुवचन है। तो ये जो क्रिया आई है ना, क्रिया हमने क्या करा है? दर्शन किए हैं, तो क्रिया जो आ रही है वो दर्शन के हिसाब से आ रही है, और दर्शन क्या है? बहुवचन है, इसलिए क्रिया बहुवचन की आएगी। ठीक है, चलिए अगले सवाल में कह रहे हैं कि अतिवृष्टि शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए। अतिवृष्टि शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर एक, अत्यधिक विचार करना। ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक वर्षा होना। ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक सूखा पड़ना। ऑप्शन नंबर डी, अत्यधिक संतुष्ट होना। और ये आपने आंसर लगा दिया होगा चूँकि हल्का सा सवाल है। ठीक है, तो चार विकल्प हैं, आपने अपना आंसर लगा लिया होगा बेटा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो सही जवाब है बेटा इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अत्यधिक वर्षा होने को क्या कहते हैं? अत्यधिक वर्षा होने को कहते हैं बेटा अतिवृष्टि। क्या कहते हैं? अतिवृष्टि। तो अति का मतलब होता बहुत ज़्यादा है और वृष्टि का मतलब होता है बारिश। जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो उसको अतिवृष्टि बोला जाता है। अतिवृष्टि का विलोम भी मैंने बताया था आपको, अनावृष्टि होता है। क्या होता है बेटा? अनावृष्टि होता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17वें सवाल में कह रहे हैं कि घोड़ा नहीं चलता। इस वाक्य को भाववाच्य में लिखिए। घोड़ा नहीं चलता, इस वाक्य को भाववाच्य में बदलना था। घोड़ा नहीं चलेगा, घोड़ा चला नहीं, घोड़े से चला नहीं जाता, घोड़े से नहीं चली गई। चार विकल्प हैं, आप लोगों को पता होगा। मैंने बताया था कि भाववाच्य कौन से होते हैं, ये मैंने आपको एक दिन बता दिया था, अगर आपने ध्यान से मेरी पिछली क्लासों को देखा होगा तो। ठीक है, सुनने की बातें होती हैं बेटा सब। ठीक, तो घोड़ा नहीं चलता, ये जो क्रिया है, ये वाली जो क्रिया है ना, ये क्रिया, ठीक है, हाँ, इसका पता करना होता वाच्य में। ठीक, वाच्य बताए थे तीन प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक, तो इस वाले में कौन सा सही है, पहले आप ऑप्शन लगाइए अपना, फिर बाद में चर्चा करेंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। देखो अब मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जो चलता है, ये क्रिया किसके हिसाब से आई है? घोड़े के हिसाब से। घोड़ा नहीं चलता। अगर यहाँ घोड़े का जेंडर चेंज करके घोड़ी लिख दें तो घोड़ी नहीं चलता गलत हो जाएगा, घोड़ी नहीं चलती। इसका मतलब ये जो क्रिया है वो अपने कर्ता के अनुसार आ रही है, तो कृतवाच्य है। कैसा? ये कृतवाच्य है। ठीक है, अब इसे भाववाच्य अगर बनाना है तो मैं आपको बताऊं, क्रिया ना तो कर्ता के हिसाब से हो ना कर्म के हिसाब से हो, बल्कि क्रिया एक वचन हो और पुल्लिंग हो। ठीक है, केवल एक वचन और पुल्लिंग हो। ठीक, जैसे लिखा हुआ घोड़े से चला नहीं जाता। अब देखो ये घोड़े से चला नहीं जाता, क्रिया पुल्लिंग है, एक वचन है। अगर यहाँ घोड़ी भी लिख दोगे ना तो भी आंसर यही आएगा। देखो घोड़ी से चला नहीं जाता, ये जाती नहीं जी, जाता ही आएगा। इसका मतलब जब क्रिया हमेशा पुल्लिंग हो, क्रिया जब हमेशा एक वचन हो, पहला नंबर पुल्लिंग हो,
पुरुषवाचक, दूसरा नंबर एक वचन हो, बहुवचन ना हो, और ज़्यादातर केस में उसके साथ में निगेटिव वर्ड हो, तो वो वाक्य कौन से होते हैं बेटा? वो भाववाच्य होते हैं। ठीक है, वो भाववाच्य होते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको समझ में चीज़ें ना आए। ठीक है, बहुत आराम से समझ सकते हैं आप। कह रहे हैं सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, डॉट डॉट से मिलता है। में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, और ये बताने वाली बात नहीं है, आप रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकते हैं। नीचे, किनारे, बाजू या अंदर, जो भी विकल्प है आपने लगा जरूर लिया होगा। तो लगा या नहीं है तो लगा लीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर क्या लगा रहे हैं बेटा? ऑप्शन नंबर आएगा डी। तो कह रहे हैं सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, अंदर से मिलता है, अंदर से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलें। तो कह रहे हैं कि 8 कनौजिया 9 चूल्हे, लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? 8 कनौजिया 9 चूल्हे। ऑप्शन लिखा हुआ पहला मस्त रहना, बी में है फाका करना, सी में है अलगाव की स्थिति, डी में है संपन्नता की स्थिति। जो भी विकल्प आपका सही हो लोकोक्ति के लिए आप जल्दी लगा दीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, उम्मीद है बेटा आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो 8 कनौजिया और 9 चूल्हे। एक बात बताओ, अगर 8 लोग हैं कन्नौज के और उनके पास चूल्हे 9 हो, चूल्हे 9 हो, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से उनके अंदर मनमुटाव है, किस तरीके से उनके अंदर अलगाव है। तो इसे कहते हैं अलगाव की स्थिति। जब लोग अलग थलग रहते हैं तो अलगाव की स्थिति बनती है, और अलगाव में क्या होता है? मनमुटाव होता है। मनमुटाव का होता है जब सबकी चीज़ें अलग अलग आपको नज़र आती हैं, है ना। जैसे एक घर है, उसमें 2 परिवार रहते हैं, अगर चूल्हा एक है तो इसका मतलब सब साथ हैं, और अगर 2 परिवार हैं, चूल्हे 2 हैं, इसका मतलब वो अलग अलग हैं। अलगाव की स्थिति। अगला सवाल क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं बेटा। कह रहे हैं काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? कह रहे हैं काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? बेटा अलंकार कहते हैं, छंद कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, रस कहते हैं। अपना आंसर जल्दी से फटाफट लगा दीजिए, आप लोगों को पता है, मुझे उम्मीद है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। ऑप्शन नंबर क्या है? डी, रस। वैसे भी आनंद प्राप्त होता, आनंद शब्द का अर्थ क्या है? रस। आनंद शब्द का अर्थ क्या है? रस। तो रस प्राप्त होता, तो रस की बात चल रही है। ठीक है, चलिए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। कह रहे हैं कुंडली 6 चरणों वाले छंद को कहते हैं, इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? कुंडली मतलब कुंडलिया, ध्यान से सुनना, कुंडलिया छंद मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, अभी मैं आपसे पूछूंगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 11, ए में 11 है, बी में 13 है, सी में 16 और डी में 24। डी में 24 ये आपको बताना है। ठीक, तो जो भी आपका आंसर सही हो वो अपना आंसर लिखें भैया। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका सही जवाब आपने लगाया होगा ऑप्शन नंबर डी, 24। मैंने एक दिन बताया था आपको कुंडलिया छंद, मैंने बताया कुंडलिया छंद के बारे में, मैंने लिखवाया था ये कुंडलिया छंद जो है वो एक मात्रिक छंद है, मात्रिक में भी विषम मात्रिक छंद है। और मैंने बताया था कुंडलिया किससे मिलकर बनता है? बोलो, कुंडलिया दोहा प्लस रोला से मिलकर बनता है। दोहा प्लस रोला से। कुंडलिया की बात एक और बताई थी कि कुंडलिया की शुरुआत जिस शब्द से होती है उसके आखिर में भी वही शब्द आता है। कुंडलिया के बारे में मैंने आपको पीछे बताया था कि कुंडलिया का जो 5वां चरण होता है उसमें कवि का नाम आता। अब ये सब बातें बार बार थोड़ी बताई जाएंगी आपको। ठीक है, तो आपको हिंदी पढ़ाई नहीं जा रही है। ठीक है, हिंदी पढ़ाई नहीं जा रही बेटा, ये हिंदी का टेस्ट है। ठीक है, हिंदी पढ़ाई नहीं जा रही है, हिंदी का टेस्ट आपके लिए। ठीक, चलिए अगला सवाल कह रहे हैं पापी मनुज भी आज से राम नाम निकालते। इस वाक्य इस काव्य पंक्ति में अलंकार है। पापी मनुज भी आज से राम नाम निकालते, कह रहे हैं इसमें कौन सा अलंकार है ये बताना है। ठीक है,
पापी मनुज भी आज से राम नाम निकालते, विरोधाभास है, दृष्टांत है, विभावना है या उदाहरण है, ये आपको बताना। ठीक है, जल्दी से अपना आंसर लगाइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। उम्मीद है अपना आंसर लगाया होगा अपना। तो पापी मनुज भी, हाँ, आज से राम नाम निकालते, ये विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, पापियों के मुंह से राम का नाम। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं 23 से 25 तक अधोलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर दीजिए। जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है, उन सब के प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। साहित्य मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्धवीरता है, जिसमें आघात, पीड़ा या मृत्यु की परवाह नहीं रहती। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिनमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं, पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं होता। उसके साथ साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग चाहिए। कह रहे हैं पहले सवाल में आपने भी पढ़ लिया होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार आप पढ़ लीजिए। ये आपके सामने है गद्यांश, एक बार आप पढ़ लीजिए। पहले यहाँ तक का आप एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, कभी फिर आप कहें कि हमारे साथ चीटिंग हो गई, हमने तो गद्यांश ही नहीं देखा। ठीक है, तो आप पहले गद्यांश देख लें, और गद्यांश देख लिया होगा यहाँ तक आप लोगों ने, यहाँ तक आपने गद्यांश को देख लिया होगा। पढ़ लीजिए जल्दी से, फटाफट एकदम। ठीक है, और अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है तो धीरे धीरे करके हम इसको ऊपर की तरफ खिसकाते हैं। ठीक है, और आप पढ़ते चले जाइए, और हम जो है देखिए धीरे धीरे इसको एंड कर रहे हैं, और हमने लो जी एंड भी कर दिया। ठीक है, आपने पढ़ लिया होगा। सबसे प्राचीन वीरता कौन सी है? वाक्य वीरता, दान वीरता, युद्ध वीरता या फिर दया वीरता? अगर आपने पढ़ा है तो जल्दी से अपने सवाल का आंसर बोलिए फटाफट एकदम। वाक्य वीरता, दान वीरता, युद्ध वीरता या फिर दया वीरता? तो ऑप्शन नंबर जो आपने लगाया होगा उसके अकॉर्डिंग है युद्ध वीरता सबसे प्राचीन है। बी में क्या कह रहे हैं? उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है? कह रहे हैं उत्साह के अंतर्गत, वीरता के अंतर्गत, युद्ध के अंतर्गत या दान के अंतर्गत? ऑप्शन में देखिए, हाँ ये कह रहे हैं उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग होता है। ठीक, तो आप देखिए क्या है, उत्कंठा का क्या आएगा? उत्साह के अंतर्गत लिखा हुआ, देखो यहां पढ़िए आप यहां से। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं, पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप प्रस्फुरित नहीं होता। उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न और उसकी उत्कंठा का योग होना चाहिए। ठीक है, तो उत्कंठा का योग किस में होना चाहिए? उत्साह के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर लगा लीजिए, कौन सा आएगा जल्दी बताओ फटाफट। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल कह रहे हैं साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन कौन से भेद किए हैं? युद्धवीर, दानवीर, दयावीर, कर्मवीर, धर्मवीर, अध्यवसायी और ईमानदार, सूरवीर और परिश्रमी? जो भी आंसर है आपका फटाफट लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। गद्यांश से पढ़कर लगाइए भैया। तो ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से, और आपने भी लगाया होगा, ऑप्शन नंबर ए। जितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं आप जो है कमेंट करके बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही कर लिए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।